बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो को जिस किसी ने देखा वो बुरी तरह दहल गया, क्योंकि उसमें वो विमान आसमान से सीधे जमीन पर तेजी से गिरता दिखाई दिया और जमीन से टकराते ही उसमें भयानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हादसे के बाद वो विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। आग की भयावह लपटें आसमान की तरफ उठती नजर आई। यह हादसा सुबह 8:46 पर हुआ। विमान में अजीत पवार समेत 5 लोग मौजूद थे, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही वो विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। बारामती में अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बारामती पहुंचने पर विमान अचानक हवा में डगमगाने लग गया। पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो विमान क्रैश हो गया। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। विमान के गिरने के बाद वहां हाहाकार मच गया। आसपास रहने वाले लोगों ने वहां भीड़ जमा हो गई। तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन विमान के गिरने के बाद उसमें भीषण आग लग गई थी और उसकी वजह से वहां मदद के लिए पहुंचे लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हादसे के शिकार होने के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान के इंजन और उसके दूसरे हिस्से घटना वाली जगह पर हर तरफ बिखरे दिखाई दिए और विमान हादसे की जानकारी मिलने के बाद फौरन वहां फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे। लेकिन वहां का मंजर देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि विमान हादसे के बाद आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका था। इसके बाद विमान में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। लोगों के मुताबिक जमीन से टकराने के बाद विमान में 4 से 5 धमाके हुए। आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। भयानक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके एक सुरक्षाकर्मी समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद विमान में बैठे लोगों के शव हर तरफ बिखरे नजर आए। बुरी तरह झुलसने की वजह से शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। मतलब जिस घड़ी को अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाया, वही घड़ी उनके पार्थिव शरीर की आखिरी पहचान भी बनी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उनका शव बुरी तरह जला हुआ था। पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत. घड़ी एनसीपी अजीत पवार गुट का चुनाव चिन्ह है। पहले पूरी एनसीपी का वही था। अजीत पवार ने इसी चुनाव चिन्ह के लिए अपने चाचा शरद पवार के साथ सियासी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसे अपनी पहचान के रूप में स्थापित किया। बारामती में जब विमान हादसे के बाद आग की लपटें बुझाई गईं, तो शवों के बीच अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से ही की गई। प्रशासन के एक अधिकारी ने उनकी कलाई की घड़ी देखकर उनके शव की पहचान की। उसके बाद उनके शव को कंबल में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा दूसरे शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। अजीत पवार के विमान हादसे में मारे जाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जिस किसी ने भी हादसे के बारे में सुना, वो दौड़ता हुआ घटना वाली जगह पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है, इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई। विमान का ब्लैक बॉक्स भी ढूंढ लिया गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हादसे से पहले उस विमान ने आसमान में एक चक्कर भी लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो विमान अचानक नीचे गिर गया। आमच्या पाठीमागेच विमानत म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं. ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं. गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो. ते असं वरती जायचं ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला। जमीन से टकराने के बाद उस विमान के परखचे उड़ गए
और जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर उनके समर्थकों को मिली, वो बारामती के अहिल्याबाई होलकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। अपने नेता के निधन की खबर मिलते ही एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल के बाहर डट गए। बारामती के उस अस्पताल के बाहर हर तरफ बस अजीत पवार के समर्थकों की भीड़ ही दिखाई दी। अस्पताल के गेट से लेकर अंदर जाने वाले रास्ते तक, छतों पर, रेलिंग पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ बस लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस कर्मियों को उन्हें संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक भीड़ में मौजूद लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहे, अजीत पवार के शव का इंतजार करते रहे। इस दौरान अजीत पवार के समर्थकों को पुलिस वालों ने जमीन पर बैठने के लिए कह दिया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी अजीत पवार के समर्थक अस्पताल के बाहर खड़े रहे। हालांकि पुलिस के बार बार कहने पर वो जमीन पर बैठकर अजीत पवार के अंतिम दर्शन का इंतजार करते दिखे। इस दौरान अपने नेता के निधन पर एनसीपी की एक महिला कार्यकर्ता तो बिलक बिलक कर रोती दिखी। अस्पताल के बाहर पहुंचे एक व्यक्ति ने अजीत पवार के निधन को पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला खूप असं दुःख झालं आहे, कोणाला विश्वास न बसणारी गोष्ट आहे। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला दादा सोडून गेले, ह्यामुळं महाराष्ट्रावर पूर्ण शोकाकाळ आहे। थोड़ी देर में पवार परिवार के सदस्यों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां चीख पुकार मच गई। रोहित पवार अपनी कार से निकलने के बाद रोते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अस्पताल के बाहर अजीत पवार के समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही चला गया। एक समर्थक अजीत पवार की एक बड़ी सी तस्वीर हाथों में लेकर पहुंचा। थोड़ी देर बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे पर भतीजे के निधन का दुख साफ नजर आया। मुंबई से बारामती एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही शरद पवार ने अफसरों से हादसे के बारे में जानकारी ली। रनवे स्टार्ट होतो त्याच्या डाव्यापासून विमान हादसे की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार में कोहराम मच गया। जो जहां था वहां से तुरंत बारामती के लिए निकल पड़ा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपने भाई अजीत पवार के निधन के बाद भाभी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंच गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी फूट फूट कर रोती दिखी। भाई के निधन के बाद उनकी आंखों से निकल रहे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कभी वो खुद को संभालती दिखी तो कभी अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को संभालती दिखी। अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में मौजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब पाटिल और एनसीपी नेता विक्रम काले को जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, वो टूट गए। दोनों नेता भावुक होकर एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोते दिखे। आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे भी भावुक हो गए। अजीत पवार को पिता समान बताते हुए वो रोते बिलखते दिखाई दिए। सुबह हुए विमान हादसे की दुखद खबर मिलने के बाद बारामती में पूरे महाराष्ट्र से नेताओं का जमावड़ा लग गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती पहुंच गए। उनके साथ महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी पहुंचे। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की खबर मिलते ही अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार बेहद भावुक नजर आए और फोन पर किसी से बात करते हुए वो अपने आंसू ही नहीं रोक पाए। युगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट ने युगेंद्र पवार को अजीत पवार के खिलाफ बारामती विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन चाचा अजीत पवार ने भतीजे युगेंद्र को हरा दिया था। अजीत पवार के निधन की जानकारी मिलते ही शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख भी फूट फूट कर रोते दिखे। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अजीत पवार को याद किया। पीएम ने महाराष्ट्र और देश के विकास में उनके योगदान का जिक्र किया और उनकी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार को समाज के लिए एक समर्पित नेता बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। और इस सब के बीच बारामती में एयरपोर्ट पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के न होने को हादसे की सबसे बड़ी वजह माना गया। यह उपकरण रेडियो सिग्नल भेजता है जो विमान को खराब मौसम, कोहरे, बारिश या साफ न दिखाई देने पर भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतरने में मदद करता है। और आशंका जताई गई कि इस बेहद जरूरी सिस्टम की कमी ही जानलेवा साबित हुई। बारामती एयर स्ट्रिप पर ILS की सुविधा नहीं है। वहां पायलट को अपनी आंखों से देखकर लैंडिंग करनी होती है। अजीत पवार के विमान की भी लैंडिंग इसी तरह होनी थी, लेकिन बताया गया कि कोहरे या धुंध की वजह से लैंडिंग के दौरान उनका विमान सीधे हवाई पट्टी पर नहीं आ सका या नहीं दिख रहा था, इसलिए नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक अगर ILS की सुविधा होती तो पायलट के सामने यह समस्या नहीं आती और वो सुरक्षित तरीके से विमान को उतार सकता था। हालांकि यह बात भी सामने आई कि हादसे का शिकार होने से पहले पायलट ने लैंडिंग की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बात का संकेत मिला कि लैंडिंग की पहली कोशिश फेल हो गई। कहा जा रहा है कि कम दिखने के कारण पायलट हवाई पट्टी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। उस वक्त बारामती एयर स्ट्रिप के आसपास काफी कोहरा था, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद पायलट ने विमान को दोबारा आसमान में उड़ाया, फिर एयरपोर्ट के ऊपर एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद विमान को दोबारा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी असफल रही क्योंकि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। विमान में भीषण आग लग गई और उसमें सवार अजीत पवार समेत सभी लोगों की जान चली गई। इसलिए कहा जा रहा है कि ILS की सुविधा होती तो इसकी नौबत नहीं आती। ये उपकरण विमानों की लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी बताया जाता है। ये कई तरीके से लैंडिंग में मदद करता है। सबसे पहले तो पायलट को इस बात का सिग्नल देता है कि विमान रनवे के सेंटर से बाएं या दाएं तो नहीं जा रहा। मतलब अगर विमान रनवे से थोड़ा भी इधर उधर हो तो वो पायलट को रनवे के बीच में आने का इशारा करता है ताकि लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ILS ये भी बताता है कि विमान सही एंगल से नीचे यानी रनवे की तरफ आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर विमान ज्यादा तेजी से नीचे आ जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है और अगर बहुत ऊपर हुआ तो रनवे को पार कर सकता है। यही नहीं, ILS से पायलट को यह भी पता चलता है कि रनवे कितनी दूर है। और महाराष्ट्र के बारामती में मौजूद एयर स्ट्रिप पर जहां यह हादसा हुआ वहां टेबल टॉप हवाई पट्टी है। टेबल टॉप वो रनवे होता है जो चारों तरफ गहरी घाटी या ढलान से घिरा होता है। ये देखने में टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ लगता है। रनवे बना हुआ वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के चारों तरफ की जमीन समतल होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर भी एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं जहां की जमीन ऐसी नहीं होती। बारामती की एयर स्ट्रिप भी उनमें शामिल है और उसमें उसके चारों तरफ गहरी ढलान है। इस तरह के रनवे पर पायलट को बेहद सावधानी से विमान की लैंडिंग करानी पड़ती क्योंकि वहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अजीत पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लैंडिंग के दौरान ही हुआ। संतुलन बिगड़ने के बाद उनका विमान रनवे के किनारे गिर गया और यह हादसा लैंडिंग की दूसरी कोशिश में हुआ। जानकारी सामने आई कि दूसरी बार जब पायलट विमान की लैंडिंग कराने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने मेडे की कॉल भी दी थी। हालांकि दी थी या नहीं दी थी वो अभी जानकारी आनी है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मेडे की कॉल गई थी और उन्होंने फौरन मदद मांगी थी। आमतौर पर विमान के पायलट से मेडे कॉल मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर राहत और बचाव से जुड़ी सारी एजेंसियों तक एक साथ अलर्ट भेज दिया जाता है। जब किसी भी विमान में संकट आता है या वो क्रैश होने वाला होता है तो पायलट 3 बार मेडे शब्द का इस्तेमाल करता है, एक साथ करते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब है तुरंत मदद चाहिए। ये संदेश तब भेजा जाता है जब विमान का इंजन फेल हो गया हो या विमान में आग लग गई हो या कोई भी दूसरी वजह हो जिससे विमान की तुरंत लैंडिंग की जरूरत हो। मेडे शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है तुरंत मदद करो। लेकिन इससे पहले कि उन तक मदद पहुंच पाती विमान जमीन पर गिर गया। हादसा रनवे के नजदीक हुआ। हवाई पट्टी के किनारे ढलान पर काफी दूर तक विमान का मलबा बिखरा दिखा। विमान के तो परखचे उड़ गए। थोड़ी देर में वहां पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हादसे वाली जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विमान हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई। इसके लिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। टीम ने चारों तरफ बिखरी छोटी से छोटी चीज की भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस हादसे में अजीत पवार के साथ उस विमान के पायलटों समेत सभी लोगों की जान चली गई। जो विमान क्रैश हुआ उसमें 5 लोग थे
उनमें अजीत पवार के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस का एक जवान, 2 पायलट और चालक दल की एक सदस्य शामिल थी। विमान की कमान 44 साल की कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जबकि उनका साथ दे रही थी को पायलट शांभवी पाठक। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले बताए गए। जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई उसे चलाने वाली कंपनी VSR एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ही पायलट अपने काम में माहिर थे। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Sorry, 1,500 hours. विजय कुमार सिंह के मुताबिक विमान के मुख्य पायलट सुमित कपूर को लंबी उड़ानों का अनुभव था और वो कई एयरलाइनों में काम कर चुके थे, जबकि 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक को भी बेहद तेज तर्रार युवा पायलट बताया गया। जानकारी के मुताबिक शांभवी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में BSc की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2018 से 2019 के बीच वो पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी। बताया गया कि शांभवी पाठक ने वहां विमानों को उड़ाना सीखा था और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। जानकारी के मुताबिक भारत लौटने पर अपने करियर की शुरुआत में वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी थी। फिर साल 2021 में VSR एविएशन से जुड़ गई थी। और शांभवी पाठक की मौत की जानकारी जब उनकी दादी को मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांभवी का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है, जबकि वो माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। ग्वालियर में रह रही शांभवी की दादी ने बताया कि उनकी पोती एक रोज पहले ही मुंबई गई थी। वो शांभवी को प्यार से चीनी बुलाती हैं। कल ही रात को शांभवी के पापा ने उससे मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। शांभवी अपनी दादी को दद्दा बुलाती थी और हादसे से कुछ देर पहले ही उन्होंने दादी को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। बताया गया कि इसके कुछ देर बाद वो विमान में उड़ान के लिए पहुंची और फिर हादसे का शिकार हो गई। शांभवी के पिता भी एयरफोर्स में पायलट थे। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही विमानों से लगाव था और इसीलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला लिया था। शांभवी पाठक को 15,000 घंटे से ज्यादा देर तक विमान उड़ाने का अनुभव था और वो बेहद होनहार पायलट मानी जाती थी। VSR एविएशन के मालिक ने बताया कि हादसे का शिकार हुए विमान के दोनों ही पायलटों से उनका गहरा लगाव था। Sumit Kapoor was a very good friend of mine, very good friend of mine. He was a brother to me. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. बताया गया कि हादसे से पहले दोनों पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के साथ दोनों पायलटों की भी जान चली गई। उनके अलावा अजीत पवार की सुरक्षा में तैनात विदीप जाधव नाम के जवान की भी मौत हो गई। विदीप जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले थे, साल 2009 बैच के पुलिसकर्मी थे। जानकारी के मुताबिक वो अजीत पवार की सुरक्षा टीम में लंबे वक्त से शामिल थे। उन्हें अक्सर अजीत पवार के आसपास ही देखा जाता था। उनका काम महाराष्ट्र के डिप्टी CM की सुरक्षा में आने वाले हर खतरे को टालना होता था, लेकिन आसमान में ऐसी अनहोनी हुई कि साए की तरह अजीत पवार के साथ रहने वाले विदीप जाधव भी कुछ नहीं कर पाए और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। और उनके अलावा विमान हादसे में चालक दल की सदस्य पिंकी माली की भी जान चली गई। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसमें पिंकी चालक दल की सदस्य थी और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। चालक दल की सदस्य पिंकी माली की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया और मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना। 29 साल की पिंकी पिछले 8 साल से विमान के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। कुछ साल से वो VIP चार्टर्ड विमानों में तैनात थी। उनके पिता ने बताया कि वो चौथी बार महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के साथ यात्रा कर रही थी और इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रपति के साथ भी अलग अलग विमानों में ड्यूटी कर चुकी थी। पिंकी माली मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत इलाके की रहने वाली थी और बारामती में हुए विमान हादसे में उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके गांव में भी मातम पसर गया। समाज के लिए बहुत बड़ा हानि है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यह तो उनके परिवार पर पहाड़ जैसा टूटा है। पिंकी और उनका परिवार पिछले कई साल से मुंबई में रह रहा था। उन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपना करियर बनाया था। बताया गया 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी
और उनकी मौत से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। उनके पिता ने बताया कि एक रोज पहले उनसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जाहिर सी बात है कि कुछ घंटों बाद पिंकी अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। पिंकी की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। बताया गया उनके पिता शिव कुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर के बारे में एक बताया गया कि वो शराब भी पीते थे। दावा किया गया कि वो 2 बार ड्यूटी पर शराब पीने के लिए दोषी तक पाए गए थे और उसकी वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2010 में पहली बार सुमित कपूर को ड्यूटी के दौरान शराब पीने का दोषी पाया गया था और उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। 7 साल बाद 2017 में वो एक बार फिर शराब पीने के दोषी पाए गए थे ड्यूटी पर। इस बार उन्हें 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। करीब 5 साल पहले वो VSR वेंचर्स नाम की कंपनी से जुड़े थे। ये वही कंपनी है जो भारत में लियरजेट 45 विमानों का ऑपरेशन संभालती है। इसी का एक विमान हादसे का शिकार हुआ और जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की और अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और विमान हादसे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी डाली और उसमें उन्होंने अजित पवार को आम लोगों का नेता बताया। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी दुख जताया। उन्होंने अजीत पवार को अपना करीबी दोस्त बताया और परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विजनरी लीडर, महाराष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो आज हमने खोया है। मैंने मेरा नजदीक दोस्त मैंने खोया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया और महाकाल से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर अजीत पवार जिस लियरजेट 45 विमान में सवार थे वो पहले भी कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। वो विमान नहीं बल्कि वो उस मॉडल के विमान। दुनिया भर में इस कैटेगरी के विमानों के 200 हादसे हो चुके हैं। अमेरिका और भारत समेत कई देशों में इस विमान के क्रैश होने की घटनाएं सामने आई थी और इसके बाद महाराष्ट्र के बारामती में भी इस मॉडल का विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले ये विमान 1998 में अमेरिका के वर्जीनिया में क्रैश हुआ था, इस मॉडल का विमान। इसके बाद 2003 में इटली के मिलान में टेक ऑफ के दौरान बड़ा विमान हादसा हो गया था लियरजेट 45 का। 2008 में हवा के दबाव की वजह से मेक्सिको सिटी में लियरजेट 45 क्रैश हो गया था। फिर 2021 में मेक्सिको में ही एक बार फिर लियरजेट 45 विमान क्रैश हो गया था। एक के बाद एक कई हादसों की वजह से लियरजेट 45 विमान सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी इस विमान के हादसों में कमी नहीं आई थी। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश से पहले मुंबई में भी लियरजेट 45 विमान हादसे का शिकार हो चुका था। 14 सितंबर 2023 को यह विमान मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ गया था। लियरजेट 45 XR विमान ने विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उस वक्त उड़ान भरी थी। उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से बाहर चला गया था और उसमें आग लग गई थी। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। 3 साल बाद दोबारा लियरजेट 45 विमान क्रैश होने से कई सवाल फिर खड़े हो गए। इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है? DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था? ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए। साथ ही इस विमान को ऑपरेट करने वाली कंपनी के खिलाफ जांच की मांग भी की गई, क्योंकि 3 साल में इस कंपनी के विमान का ये दूसरा बड़ा हादसा था। हादसे के वक्त अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो लियरजेट कंपनी का बिजनेस जेट था। इस विमान को कनाडा की कंपनी बोम्बार्डियर एरोस्पेस बनाती है, जबकि भारत में इसके ऑपरेशन का जिम्मा VSR वेंचर्स नाम की कंपनी संभाल रही थी। इस कंपनी ने इस साल 2021 में ही लियरजेट 45 विमान बनाना बंद कर दिया था बोम्बार्डियर ने, लेकिन मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस का काम VSR वेंचर्स करती है। इस विमान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट और VIP दौरों के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विमान में वाईफाई और सैटेलाइट फोन जैसी कई आधुनिक सुविधाएं हैं और इस विमान को छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सटीक विकल्प माना जाता है। लियरजेट 45 विमान में 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। विमान की स्पीड इसे बेहद खास बनाती है, क्योंकि यह विमान 860 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। विमान की जमीन से ऊंचाई तक पहुंचने की स्पीड भी काफी तेज है।
ये महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। विमान बिना रुके 3,500 से 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और विमान में 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो इसे ईंधन की खपत के मामले में किफायती भी बनाते हैं। इसके अलावा लियरजेट 45 विमान में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और बेहतर नेविगेशन सिस्टम भी है और इसीलिए इस विमान को नेताओं और कारोबारियों का भी पसंदीदा चार्टर्ड विमान माना जाता है। लियरजेट 45 विमान का ऑपरेशन संभालने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स को साल 2014 में अनुमति मिली थी। कंपनी के पास कुल 17 विमान हैं, उनमें 7 लियरजेट 45 विमान हैं और इन 7 लियरजेट विमानों में ही एक हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने में विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स कंपनी का निरीक्षण किया था। उस जांच में कंपनी में कोई खास कमी नहीं पाई गई थी, लेकिन अजीत पवार की मौत के बाद इस विमान की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इसे लेकर लियरजेट 45 विमान का ऑपरेशन संभालने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स ने सफाई दी। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन द एयरक्राफ्ट, देयर वाज नो टेक्निकल फेलियर इन द एयरक्राफ्ट। बारामती में हुए हादसे के बाद विमान हादसों की जांच करने वाली एजेंसी एएआईबी की टीम वीएसआर वेंचर्स के दफ्तर पहुंची। टीम ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और कई दस्तावेज लेकर वहां से रवाना हो गई। शटर गिराया जा रहा है इसका, ये शटर यहाँ पर अब गिराया जा रहा है। अभी एआईबी की टीम यहाँ से रवाना हुई है, ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे पहले डीजीसीए के कई अधिकारी भी जांच के लिए दिल्ली के महिपालपुर इलाके में मौजूद वीएसआर वेंचर्स के दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले जब अजीत पवार के पार्थिव शरीर वाली एम्बुलेंस उस ग्राउंड के पास पहुंची तो लोगों ने उस एम्बुलेंस को घेर लिया। वो उस एम्बुलेंस के साथ साथ चलते नजर आए। उस एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया। एम्बुलेंस में अजीत पवार के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिवार के कुछ लोग भी बैठे नजर आए। इस दौरान अजीत पवार को आखिरी बार देखने आए कुछ लोग भावुक भी नजर आए। वाले लगते थे दादा, हमारे घर वाले कभी ऐसे बाहर की तरह हम ट्रीट ही नहीं किया उन्होंने। अजीत पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में उसको रखा गया। सुबह यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा और प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजीत पवार ने अपने 44 साल के राजनीतिक करियर में कई बड़े पदों का जिम्मा संभाला। राज्य सरकार में कई बार मंत्री बने, रिकॉर्ड 6 बार डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी संभाली। उनके अलावा महाराष्ट्र का भी कोई भी नेता 6 बार डिप्टी सीएम नहीं बना। अजीत पवार ने पहली बार साल 2010 में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त एनसीपी का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन सितंबर 2012 में अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि आरोप लगे थे कि जब वो साल 1999 से 2009 के बीच महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री थे तब उनके कार्यकाल में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था और उन आरोपों की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से पहली बार डिप्टी सीएम बने अजीत पवार को पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही राज्य सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था और उसके मुताबिक घोटाले के मामले में अजीत पवार दोषी पाए नहीं गए थे, यानी उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इसीलिए इस्तीफे के महज 72 दिन बाद 7 दिसंबर 2012 को उन्होंने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, जबकि तीसरी बार तो अजीत पवार सिर्फ 80 घंटे के लिए डिप्टी सीएम बने थे। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया था और दावा किया था कि पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। उस समय बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजीत पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो सरकार महज 80 घंटे में गिर गई थी क्योंकि शरद पवार ने साफ कर दिया था कि बीजेपी को समर्थन देना अजीत पवार का फैसला था, एनसीपी का नहीं। शरद पवार के इतना कहते ही जो विधायक अजीत पवार के साथ गए थे वो लौटने लग गए थे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा दूर दिख रहा था। इसीलिए अजीत पवार ने 26 नवंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया था और इसके कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार गिरने के 1 महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी थी। उस गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हुए। हालांकि तब ना तो शिवसेना के अंदर बंटवारा हुआ था, ना ही एनसीपी में 2 धड़ों में बटी थी और तब भी एनसीपी की तरफ से अजीत पवार को ही डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया था। यानी तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद ही उन्होंने चौथी बार डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली थी। इसके बाद वो लगातार 4 साल तक कुर्सी पर बने रहे, लेकिन जून 2022 में शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरते ही अजीत पवार का डिप्टी सीएम का कार्यकाल फिर समाप्त हो गया था।
शिवसेना के टूटने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब अजीत पवार को विपक्ष में बैठना पड़ा था, लेकिन इसके करीब 1 साल बाद उन्होंने एक बार फिर बड़ा दांव खेला और जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे और उन्होंने 2 जुलाई 2023 को 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में साल 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर लड़ा। इस गठबंधन को बहुमत मिला तो एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि डिप्टी सीएम की कुर्सी एक बार फिर अजीत पवार की झोली में आ गई। तब उन्होंने 6ठी बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी सरकार कोई भी हो, अजीत पवार के सितारे हमेशा बुलंदियों पर रहे। राजनीति की दुनिया में उन्हें दादा के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के वो बेटे थे। अजीत पवार महज 23 साल की उम्र में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड सदस्य बने। इसी के साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उन्हें सबसे बड़ी सफलता साल 1991 में मिली, क्योंकि तब वो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। लेकिन चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने सीट खाली कर दी थी और फिर उसी साल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई और बारामती विधानसभा सीट से ही वो 1991 में पहली बार विधायक भी बने और इसी सीट पर लगातार 8 बार जीत दर्ज की उन्होंने। इतना ही नहीं, इस दौरान वो राज्य में कई बार अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विमान हादसे पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साजिश की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच करवाने की मांग कर दी। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि विमान हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करने के दौरान ममता बनर्जी ने विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। उन्होंने दावा किया कि हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे थे। Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. मतलब अपने इस बयान से ममता बनर्जी ने इस बात की आशंका जताई कि बारामती में हुआ हादसा कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच कराने की मांग की। अपने बयान में ममता बनर्जी ने अजीत पवार के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी विमान हादसे पर सवाल उठाए। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से हादसे की जांच कराने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने तो हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन विमान हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताने पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने नाराजगी जताते हुए साजिश की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना है और इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं लगती। इसके बाद उन्होंने सियासी दलों से अपील की कि इस हादसे पर किसी तरह की कोई राजनीति न की जाए। अपने बयान में शरद पवार ने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को महाराष्ट्र के लिए बड़ा नुकसान बताया। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनका चुनावी नतीजों के बाद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साल 2024 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बयान दिया था। उनके बयान पर वहां मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठहाके लगाकर हंसते दिखे थे और उनके निधन के बाद उनका वो बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया। साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। इसी बीच न्यूज 18 के एक पत्रकार ने शपथ ग्रहण को लेकर एक सवाल पूछा था। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा।
अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। न्यूज 18 के पत्रकार के सवाल पर अजीत पवार ने अपने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया था और हंसते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कह दी थी। वहां उनके शपथ लेने की बात कहते ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठहाके लगाकर हंस पड़े थे। इसके बाद तो वहां मौजूद एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी लेते हुए बयान दिया था कि अजीत पवार कई बार शपथ ले चुके हैं और इस पर वो हंसते नजर आए थे। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार का वो बयान उस वक्त सुर्खियों में रहा था और उनके निधन के बाद एक बार फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान को शेयर कर उन्हें याद किया। उधर अजीत पवार की आखिरी झलक देखने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में लाया गया और वहां हजारों लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए। जैसे ही बारामती के लोगों को खबर मिली कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान स्कूल में लाया जा रहा है, लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो गया। देखेंगे कि तो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। और इस दौरान उस ग्राउंड में अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। इसके अलावा वहां अजीत पवार की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी नजर आई।